चलो देखो, अदिश त्रिगुणन लास्ट एक्सरसाइज है। बहुत निक का टॉपिक है, एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया है, ठीक है ना, ये वाली एक्सरसाइज। लेकिन लगाने में बहुत मज़ा आता है, मैं तो पढ़ाऊँगा, आगे जरूर काम देगा कहीं न कहीं, ठीक है ना। त्रिविमीय ज्यामिति में काम देगा, ठीक है ना। इसमें तो नहीं काम देगा अदिश त्रिगुणन परीक्षा में, क्योंकि हट गया है, लेकिन जब उसमें जाओगे त्रिविमीय ज्यामिति में तो उसमें काम, त्रिविमीय ज्यामिति में यूज आएगा ना। तो 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट निकालने से अच्छा है इसका रूल पता रहेगा तो एक बार में ही हल कर लो, ठीक है ना। 3 बार क्रॉस नहीं निकालना पड़ेगा, एक बार क्रॉस एक बार डॉट करना पड़ता है। अब क्यों करना पड़ता है, चलो देखो। अदिश त्रिगुणन लिखा है, क्या लिखा है? त्रिगुणन मतलब 3 बार गुणा होगा, 3 लोगों का गुणा होगा। कितने लोगों का गुणा होगा? मतलब यहाँ पे 3 वेक्टर आएंगे। कितने वेक्टर आएंगे? मान लेते हैं एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है। त्रिगुणन करना है तो 3 लोग होने चाहिए ना गुणा करने के लिए। तो 3 वेक्टर ले लिया हम लोगों ने, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। अब अदिश त्रिगुणन है, मतलब गुणा करने के बाद एक अदिश राशि मिलनी चाहिए। क्या मिलना चाहिए? अदिश। अदिश त्रिगुणन बोल रहा है ना, मतलब ऐसा गुणा करो सदिशों का, 3 सदिशों का, कि बराबर एक अदिश आए। आंसर उसका क्या है? एक अदिश आए। तो सोचो क्या कर सकते हो, क्या तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लोगे, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी ले लोगे तो आएगा? नहीं ना आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा सदिश ही मिलता है। या तीनों का डॉट ले लोगे, इसका डॉट इसका डॉट सबका डॉट ले लोगे बीच में, तो अदिश आ जाएगा। आएगा कि नहीं? आएगा ना? नहीं आएगा। तीनों का डॉट लोगे तब भी अदिश नहीं आएगा। देखो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे, एक अदिश राशि मिल गई। अब अदिश मिल गया तो ये सदिश है, तो अब अदिश का सदिश के साथ गुणा करोगे तो सदिश ही मिलेगा ना। मिलेगा कि नहीं? जब एक का डॉट कर लोगे ना तब वो अदिश गुणन रह ही नहीं जाएगा, अब वो अदिश का सदिश के साथ गुणा हो जाएगा, मतलब पहली एक्सरसाइज में पहुंच जाओगे। समझ में आई बात? तो इसलिए ना ही हम तीनों का डॉट कर सकते हैं और ना ही तीनों का क्रॉस कर सकते हैं। तीनों का क्रॉस करेंगे तो सदिश आ जाएगा, तीनों का डॉट भी करेंगे तो सदिश ही आएगा। समझ में आई बात? लेकिन आना क्या चाहिए? अदिश। तो अदिश लाने के लिए इसका क्रॉस कर लो, इसका क्या कर लो? क्रॉस, और फिर बाद में इसके साथ डॉट कर लेना। जब क्रॉस कर लोगे तो एक सदिश राशि आएगी, सदिश और सदिश का डॉट प्रोडक्ट अदिश आता है। आता है कि नहीं? अब जरूरी नहीं था कि इन्हीं के बीच में क्रॉस करो, तुम यहाँ भी क्रॉस करके यहाँ डॉट कर सकते थे, ठीक है ना। समझ रहे हो ना? कोई भी 2 का सदिश गुणन करो पहले, फिर उसके बाद तीसरे के साथ अदिश गुणन कर लो, तब अब उसके बाद तुमको एक अदिश राशि मिलेगी। समझ में आई बात? अगर इन दोनों का क्रॉस लोगे तो मान लो एक सदिश आ गया वेक्टर डी। अब 2 सदिशों का डॉट प्रोडक्ट तो एक अदिश ही आता है, आता है कि नहीं? तो हो गया ना अदिश त्रिगुणन। 3 सदिशों का इस प्रकार गुणा करो कि एक अदिश राशि प्राप्त हो, तो एक का ऑप्शन है 2 सदिश का पहले क्रॉस प्रोडक्ट लो, मतलब सदिश गुणन करो, फिर जाके उसका अदिश गुणन करो, तब जाके आएगा एक अदिश राशि। आई बात समझ में ना? ऐसा मत सोचना कि तीनों अदिश गुणन करना है तो तीनों का डॉट ले लें, सदिश ही आ जाएगा, करके देख लेना। ठीक है ना? हाँ हाँ, तीनों का डॉट लोगे अदिश आएगा। हाँ, तीनों का डॉट लोगे तो सदिश आएगा। भूल गया हूँ, तब से सदिश ही बोल रहा था। तीनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे सदिश नहीं आएगा। कैसे आएगा? देखो ऐसे आएगा। एक सदिश है वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप। ऐसे छोटे छोटे वेक्टर लेके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। एक वेक्टर बी बराबर है i कैप प्लस k कैप, वेक्टर सी बराबर है j कैप प्लस k कैप, ठीक है। पहले बी क्रॉस, तीनों का क्या बोल रहे हो? डॉट करने के लिए, तो डॉट करोगे सदिश आएगी, तुम्हारे हिसाब से अदिश आएगा, यही ना। चलो तीनों का डॉट करते हैं, ए डॉट बी डॉट सी। ए का मान कितना है? 2i कैप
डॉट आई कैप प्लस के कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप, यही ना है। चलो इन दोनों का डॉट लो, 2 1 में 3 1 में जे कैप के कैप, 2 3 5 1 में 5 जे कैप। अच्छा ये 0 हो जाएगा, जे इधर है ही नहीं, के इधर नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। तो 2 1 में क्या हो जाएगा 2 और 2 के कैप। हमारा ही गिनतिया से मतलब नहीं है, आया का सदिश ही आया ना। क्रॉस लोगे तब भी सदिश आएगा क्योंकि उसका नाम है सदिश गुणन। डॉट में थोड़ा कन्फ्यूजन था कि अदिश गुणन होता है तो अदिश मिलना चाहिए, सदिश क्यों मिल रहा है? क्योंकि जब 2 का डॉट करोगे तो एक अदिश राशि आ जाएगी। सदिश सदिश का अदिश गुणन होता है, ठीक है ना। सदिश का जब सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब जाके एक अदिश मिलता है। जब इस सदिश का इस सदिश के साथ डॉट कर लिए तो अदिश मिल गया। अब अदिश का फिर सदिश के साथ करोगे तो सदिश ही मिलेगा ना। तो डॉट में भी क्या आएगा सदिश, तीनों के क्रॉस में भी सदिश आएगा। करके देख लो कॉपी पे। चलो अब ये समझ में आया ना कि पहले 2 का क्रॉस करना है, क्रॉस करने के बाद कोई एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर के साथ जो वेक्टर बचा रहेगा उसका डॉट ले लोगे तो अदिश मिल जाएगा। अब कैसे इसको सॉल्व करना रहेगा? अब बार बार वेक्टर दिया रहेगा, उसका क्रॉस करोगे फिर डॉट करोगे, बड़ा मेहनत लग जाएगी कि नहीं। एक बार वो लगाओगे सारणिक विधि, फिर एक बार अदिश गुणन वाली विधि लगाओगे तो मेहनत लगेगी ना। तो उसी को छोटा बनाने के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं। देखो इसमें अगर हम मान लें कि वेक्टर ए बराबर है x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस x3 के कैप, वेक्टर बी बराबर है y1 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस y3 के कैप, और वेक्टर सी बराबर है z1 आई कैप z2 जे कैप और z3 के कैप। ऐसे तीनों वेक्टर को उसके आयताकार घटकों के रूप में दे रखा है, ठीक है ना। इनका हमको क्या करना है? अदिश त्रिगुणन। क्या करना है? तो अदिश त्रिगुणन करने के लिए पहले हमको क्या निकालना होगा? b क्रॉस c। तो निकालते हैं b क्रॉस c, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c। ऐसे सारणिक बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप, y1 y2 y3 z1 z2 z3। तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c बराबर कितना आ जाएगा? आई कैप लिखेंगे ऐसे कोष्टक बना के, फिर माइनस ऐसे कोष्टक बना के जे कैप, फिर प्लस ऐसे कोष्टक बना के, ऐसे ही करते हैं ना। अब आई कैप के सीध वाले को छोड़ देते हैं, ये छोड़ेंगे तो y2 z3 है ना आएगा, माइनस z2 y3 आएगा कि नहीं। फिर इसको छोड़ोगे क्योंकि जे कैप है तो इसके सीध में ये आ रहा है और ये आ रहा है, छोड़ दो तो इसका यहाँ गुणा करो, y1 z3 z1 y3, यही ना आएगा। चलो अब इसको छोड़ो तो y1 y2 y1 z2 माइनस z1। अब इससे ज़्यादा तो इसका कुछ कर नहीं सकते। ये आ गया एक सदिश वेक्टर b क्रॉस c, यही ना आएगा। अब इसका हमको इसके साथ क्या करना होगा? डॉट। क्या करना होगा? डॉट। तो अब हम लोग निकालेंगे वेक्टर a, ये कौन वेक्टर? वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, यही ना होता है अदिश त्रिगुणन। तो वेक्टर a यहाँ पे है x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस x3 के कैप, डॉट ये पूरा b क्रॉस c है कि नहीं, यहाँ रखेंगे y2 z3 माइनस z2 y3 आई कैप माइनस y1 z3 माइनस z1 y3 जे कैप।
और बचा हुआ नीचे लिख रहा हूँ प्लस y1 z2 माइनस z2 z1 y2, है ना, ठीक है। ठीक है, अब दोनों का हमको डॉट करना है, तो डॉट करने का रूल सिंपल है, आई कैप वाले का आई कैप वाले के साथ, जे कैप वाले का जे कैप वाले के साथ, और के कैप पे के कैप वाले के साथ। करो, देखो कितना निक का आंसर आएगा। x1 का इसमें गुणा करना है, ठीक है, यहाँ कोष्टक बना लेते हैं। x1 का यहाँ गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, y2 z3 माइनस z2 y3 x1 आएगा कि नहीं, गुणा हो गया ना, अंदर नहीं किया, बाहर में रखा हूँ x1 को, ठीक है। फिर x2 का करो, माइनस y1 z3 माइनस z1 y3 x2, फिर प्लस y1 z2 माइनस z1 y2, और लास्ट में क्या आ जाएगा, यही ना आया गुणा करने पे, आया कि नहीं। अब थोड़ा, अब यही आंसर है हमारा, अब इतना बार बार करना पड़ेगा अगर तुमको इस तरीके से करना है तो। अब इसी को आसान बना के हम लोग एक सारणिक बना देंगे। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, इसको ऐसे लिखा गया है, इसको ऐसे लिखा गया, ठीक है ना, वो भी इसी के जैसा लगभग लगभग लग रहा है कि नहीं। बस चेंज क्या है, आई कैप के जगह x1 हो गया, जे कैप के जगह x2 हो गया, और के कैप के जगह x3 हो गया, यही ना हुआ है। कोष्टकवा वाला तो कुल ऐसा है, तो जैसे ऊपर था तो हमने गुणा उड़ा किया तो ऐसे आया, तो हम इसको वापस भी तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कोष्टक वाला चेंज नहीं हुआ है, जैसे जैसे है वैसे वैसे लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं। तो मैं जो कोष्टक में लिखा हुआ है y1 y2 y3 z1 z2 z3, उसको ऐसे ही फिर लिख देता हूँ, y1 y2 y3 z1 z2 और z3। ये ऐसे था, ऐसे हो गया था, अभी भी वैसे ही था, मैं वापस उसको ऐसे ही लिख दिया जैसे पहले था, लिख दिया ना। अब देखो, यहाँ आई कैप आया क्योंकि यहाँ आई कैप था, यहाँ जे कैप आया क्योंकि यहाँ पे जे कैप था, और यहाँ के कैप आया क्योंकि यहाँ पे के कैप था। उसी तरह बस आई कैप की जगह यहाँ क्या हो गया, तो अगर यहाँ आई कैप है तो यहाँ भी आई कैप है, तो यहाँ x1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जे कैप है तो यहाँ जे कैप है, तो वहाँ x2 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा। वही तरह यहाँ के कैप है, यहाँ भी के कैप है, तो यहाँ x3 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, x3 आएगा कि नहीं। तो अब जब भी अदिश त्रिगुणन करना है तो सीधा हिसाब समझ में आ रहा है कि पहले जो वेक्टर है सबसे ऊपर उसको लिखो, हाँ यहाँ पे x1 x2 x3, ये आई कैप जे कैप के कैप का गुणांकन है x1 x2 x3। फिर दूसरे नंबर पे दूसरे वेक्टर को लिखो, और तीसरे नंबर पे तीसरे वेक्टर के गुणांकों को लिखो, आई कैप जे कैप के कैप के, और उनका सारणिक विधि से हल कर लो, विस्तार उस्तार करके आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। तुमको एक बार ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट, एक बार डॉट प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे मान रखो, सारणिक विधि लगाओ, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर हम सारणिक विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ सारणिक वाले कुछ रूल भी लगेंगे कि नहीं। जैसे तुम लोग पढ़े थे कि सारणिक में हम किसी भी रो को किसी भी रो से चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं कि नहीं। किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम से चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है। तो जब रो कॉलम को चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब हमको क्रम उनका भी चेंज करने में आंसर में कोई गड़बड़ी देखने को नहीं मिलेगी। अब देखो, जो अदिश त्रिगुणन है, इसको लिखने का एक और तरीका होता है, इसको कोष्टक में लिख दिया जाता है। ऐसे बड़ा कोष्टक बना के वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी ऐसे लिखा हुआ है, तो जान जाओ कि ये अदिश त्रिगुणन के रूप में लिखा हुआ है। या तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा या तो ऐसे। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो जान जाना 2 का क्रॉस होगा और 1 का डॉट होगा। पहले जो होता है उसको डॉट लेते हैं उसके आगे, और बाकी लास्ट वाले जो दोनों होते हैं उसके लिए क्या लेते हैं, क्रॉस लेते हैं। आगे वाले के साथ हमेशा क्या रहेगा, डॉट, और पीछे जो दोनों रहेंगे उनके साथ क्या रहेगा, क्रॉस। अब देखो,
इनके क्रम बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना कि चक्रीय क्रम होना चाहिए। कैसा क्रम होना चाहिए? चक्रीय क्रम का मतलब ए बी सी क्रम से लिया हूँ, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। अगर मैं बी से स्टार्ट करूँगा तो बी के बाद मैं ए नहीं ले सकता, क्योंकि बी के बाद क्या आता है, और सी पहुँचने के बाद फिर वापस ए पे आते हैं, क्योंकि सी ए तक है ना हमारे पास। तो ए बी सी ले लो, या बी सी ए ले लो, या सी ए बी ले लो। चक्रीय क्रम होना चाहिए। अगर चक्रीय क्रम बदला तो आगे माइनस आ जाएगा। समझ में आई बात? अगर चक्रीय क्रम बदला तो आगे क्या आ जाएगा? माइनस। समझ में आया ना? ध्यान रखना है, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी ले रहे हो तो इनका क्रम नहीं बदलना है, तब हमेशा बराबर होगा। जैसे वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए ले लो तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है ना? या फिर वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ले लो तब भी आंसर वही आएगा। देखो ए बी सी ए सी ए बी, क्रम कहीं चेंज हुआ? इसको ऐसे भी लिख के दिखा सकते हो, या करके बड़े कोष्टक में वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी बराबर होगा वेक्टर बी वेक्टर सी और वेक्टर ए के, बराबर होगा वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। बस जान जाना कि जहाँ बड़ा कोष्टक लगा हुआ है अधिस्त्री गुणन के रूप में लिखा हुआ है, बदवा वाले दोनों का क्रॉस करना है और अगमा वाले के साथ डॉट करना है। अगर मान लो क्रम चेंज हो गया, क्या हो गया? जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि क्या ये भी बराबर हो सकता है वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये संभव है? सी के बाद क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। यहाँ पे ए है तो यहाँ आगे हमेशा क्या आ जाएगा? माइनस। अगर क्रम चेंज हुआ तो क्या आएगा? माइनस। समझ रहे हो ना? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ये भी बराबर नहीं, आगे माइनस लगाओगे तब बराबर होगा। कौन है माइनस से कौन माइनस? ये समीकरण नहीं लिखा हुआ है, ये बता रहा हूँ कि इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये भी है। और इसको या करके ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी माइनस वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर। जानते हो कहाँ इसे बनाया गया है? ऐसे लिखने में मेहनत लगती होगी, क्रॉस डॉट कोष्टक कोष्टक लगाना पड़ता होगा, इसीलिए खाली एक बार कोष्टक लगाना पड़े इसे लिखता होगा। हाँ कॉमा दिया है, कॉमा लगा लो। अब आऊँगा मारते मारते भूत बना दूंगा, आ जाऊंगा। तो कहाँ दिया जी? वह तो मैं कहूँ पहली बार कॉमा ही बोल रहा है। अगर दिया रहा होता तो आदत खुद मुझे रहती कॉमा लगाने की, मैं अपने मन में लगा देता। जितना बार लिखा हूँ आज तक कॉमा नहीं लगाया, तो आज किसी कॉमा लग जाएगा। यह था कि भरोसा नहीं था कि कॉमा रहेगा कि नहीं रहेगा अपने से। चलो तीसरी पॉइंट, कौन सी पॉइंट? तीसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट क्या है? तुम लोग पढ़े होंगे कि अगर किसी भी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो जाए, पंक्ति ऐसे होती है, स्तंभ ऐसे होता है, तो कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो जाए तो उस सारणिक का मान क्या हो जाता है? 0 होता है कि नहीं? तो उसी तरह किसी भी दो वेक्टर को, जैसे इस अदिश त्रिगुणन में कोई भी दो वेक्टर समान हो तो उनका अदिश त्रिगुणन हमेशा क्या आएगा? 0। कोई दो वेक्टर क्या हो? समान। जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी निकाल रहा हो, या फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी निकाला जा रहा हो, या फिर वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी क्रॉस ए निकाला जा रहा हो, कुछ भी निकाला जा रहा हो, दो दो वेक्टर समान दिख रहे हैं, जरूरी ना बारहवें वाला अंदरवा वाले समान हो, अपन हम समान हो जाएंगे तब भी उसका आंसर क्या आएगा?
जीरो। हाँ, समानुपाती तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर ए एकदम सेम होना चाहिए। भाई ए बी सी लिखा है तो इसमें जरूरी ऐसा थोड़ी है कि कुल एकदम अलग है, ये इसका दोगुना भी तो हो सकता है। हाँ, तो दो वेक्टर समान हुए ना। वेक्टर ए और वेक्टर ए है, अगवा 2 3 कुछ भी लगा रहा है, जीरो आएगा, क्योंकि दो कॉमन ले सकते हो सारणिक में। क्या इसमें 2 4 6 लिखा है, इसमें क्या लिखा है 2 4 6, इसमें 1 2 3 लिखा है, यहाँ दो कॉमन लोगे दोनों स्तंभ बराबर नहीं हो जाएगा, तभी तो जीरो आता था। तो उसी तरह दो गुना उगुना होगा तब भी जीरो आएगा, ठीक है ना। तो इस पूरे का मान क्या आएगा, जीरो। अब इसको ऐसे भी लिख सकता है या करके, वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सी वेक्टर सी वेक्टर, ऐसा कुछ भी दिखता है तो इसका मान। समझ में आया यहाँ तक, आया कि नहीं, आ गया ना। इसमें कोई किसी को दिक्कत है तो बोलो, अभी ट्रेलर चल रहा था। क्या बोली हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तब भी हुआ आंसर आएगा। ए क्रॉस बी पहले करोगी ना, तो ए क्रॉस बी करोगी तो एक सदिश आएगी, सदिश का तीसरे सदिश के साथ डॉट करोगी तो अदिश ही आएगा ना, तब भी वही बात है, ठीक है ना। आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अब देखो अदिश त्रिगुणन का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। अदिश त्रिगुणन का ज्यामितीय अर्थ, अदिश त्रिगुणन का ज्यामितीय अर्थ का मतलब कि हम लोग इसको क्षेत्रफल आयतन वेतन निकालने में कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो 3 सदिश आ रहे हैं ना, कितने सदिश आ रहे हैं, इसका मतलब कि आयतन ही आएगा। अगर क्षेत्रफल आता तो ये आता लंबाई चौड़ाई, ठीक है। अभी लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाइयों आ गया है, आया कि नहीं। तो 3 राशियों का जब गुणा करते हैं तो हमेशा आयतन आता है, ऊंचाई आ जाएगी तीसर की ना। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आयतन आएगा, पता चला दूर चौड़ैया लेके और एक लंबैया में गुणा कर दिया, क्षेत्रफल ही आएगा तब, ठीक है। चलो इसको प्रूफ करने के लिए पहले एक डब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डब्बा, हुबनिक का डब्बा बनाना, ठीक है ना। तनकी तिरछे वाला बना लेते हैं, कैसे वाला बनाएंगे, तनकी तिरछे समांतर चतुर्भुज वाला बना, ठीक है ना, ऐसे वाला। फिर यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर इसके समांतर खींचना यहाँ से, ठीक है। फिर इसके समांतर यहाँ से, फिर इसको मिला देना। ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, और ये ऐसे। इस पे लेना है वेक्टर बी, ये क्या है वेक्टर बी, और ये है वेक्टर ए, और ये है वेक्टर सी, ठीक है। तीनों वेक्टर का हमको अदिश त्रिगुणन करना है और देखना है क्या मिलता है इसके साथ, डब्बा के साथ, ठीक है ना। डब्बा कहाँ निकल के आता है, देखते हैं कहाँ निकल के आता है। तो यहाँ पे निकालेंगे ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और डॉट सी, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं ना अदिश त्रिगुणन, दो का सदिश गुणन और एक का अदिश गुणन करेंगे तो एक अदिश राशि हमको मिल जाएगी, यही अदिश त्रिगुणन है। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो वेक्टर ए डॉट सी निकालते हैं डायरेक्ट, तो इसको फार्मूले पे अप्लाई करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण इंटू वेक्टर सी का परिमाण कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, जहाँ थीटा
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का कोण है, ठीक है ना, वेक्टर सी के बीच का कोण है, ठीक है। अब थीटा दिखा देते हैं कहाँ है। वेक्टर ए क्रॉस बी किधर आएगा, ये रहा ए और ये रहा बी। ए ऐसे बाहरवा की है तो बाहर की ओर सीधे हाथ की उंगलियों खोल दो। बी किधर है, इधर है ना, ऐसे घुमाओगे अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऐसे आप बाहर की ओर सीधे हाथ की उंगलियों खोलोगे क्योंकि ए आ रहा है, दिख रहा है खाली ऊपर ना तिरछे है किधर, इधर। जब इसको ऐसे घुमाओगे तो अंगूठा कहाँ जाएगा, तो मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर। ये एन कैप मान लेते हैं, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ठीक है। ए क्रॉस बी और सी के बीच का कोण है, ए क्रॉस बी ये रहा और सी ये रहा, इन दोनों के बीच का कोण ये कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा। बोलो समझ में आया यहाँ तक। अब ये जो ए क्रॉस बी आया है, देखते हैं कहाँ आया है। इस अगर हम इस डब्बवा का आयतन निकालें, ठीक है ना, क्या निकालें इसका आयतन, इसको सट फलक बोल सकते हो क्योंकि 6 पृष्ठ हैं इसमें, बोल सकते हो कि नहीं। कैसा भी सट फलक हो, 6 फलक वाला आकृति हो, तो उसका आयतन निकालो, देखो क्या आता है, सब पे अप्लाई होगा। इसका आयतन ही निकालोगे तो यही चीज़ आएगी, ठीक है ना, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट सी कॉस थीटा, यही चीज़ आएगी। निकाल के देखते हैं। तो अगर हम इस सट फलक का आयतन निकालें, सट फलक का आयतन, तो आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये भी तो एक फार्मूला है, आयतन का आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। पूरा लिख देता हूँ, जगह है। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आयतन को मैं v लिख देता हूँ, ठीक है, वॉल्यूम मतलब आयतन। आधार का क्षेत्रफल, ये डब्बवा का आधार है, ये नीचे वाला लग रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, केवल यही रहेगा। हाँ हाँ, बस यही होता है। अगर त्रिभुज रहता तब 1/2 आगे लग जाता, ठीक है ना। ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, वेक्टर के सहारे तो हम ऐसे ही इसका आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे ना। वेक्टर ए क्रॉस बी अभी पीछे पढ़ा के आया हूँ कि नीचे एक चतुर्भुज ही लग रहा है ना, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो गया। इंटू ऊंचाई, ऊंचाई है तो ढेर मेहनत करवाई। इसकी ऊंचाई कितनी है, ये होगी ऊंचाई। ऊंचाई हमेशा लंबवत वाला लेते हैं, लंबवत थोड़ा है, लंबवत नहीं ना है। हम ऊंचाई हमेशा ये लंब डालेंगे, ये जो आएगा यही ऊंचाई होगी, चाहे यहाँ से इस पे खींच लो चाहे यहाँ से इस पे, ये लंब होगा, यही क्या है ऊंचाई। हाँ हाँ, एन कैप समांतर ही है इसके, नहीं लग रहा है क्या देखने में, मान लो। तो अब ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा होगा कि नहीं। ये और ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो अंतर कोण क्या हो जाएंगे, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। ये वेक्टर सी है, वेक्टर सी का जिससे थीटा लगा होता है उसके साथ घटक क्या होता है, सी, मतलब सी का परिमाण कॉस थीटा, है ना। तो ऊंचाई क्या आ गई, वेक्टर सी का परिमाण इंटू कॉस, वेक्टर सी का परिमाण इंटू कॉस थीटा है। ये आधार का क्षेत्रफल मॉड में रहता है, ठीक है। तो वह चीज़ें तो ऊपर वाली जैसी लग रही है। हाँ, यहाँ पे डॉट लगा लो ना। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी कॉस, इसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम है कि नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी षटफलकीय आकृति का आयतन निकालना होगा तो हम उसका, अगर 3 सदिश दिया हो तो उसका अदिश त्रिगुणन कर देंगे तो निकल जाएगा, और एक्सरसाइज में पूछेगा भी, ठीक है ना, ठीक है ना। कह सकते हैं अतः किसी भी षटफलक का आयतन अदिश त्रिगुणन करके निकाला जा सकता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अदिश त्रिगुणन
करके निकाला जा सकता है। एक दिक्कत और है, ये जो तीनों वेक्टर है ना, जब अदिश त्रिगुणन करके निकाल सकते हो तो एक कंडीशन रहेगी, ये तीनों वेक्टर एक समतल में नहीं होने चाहिए। दो वेक्टर एक समतल में हो तो एक किसी और समतल में होना चाहिए। समझ में आई बात? परंतु तीनों सदिश समतलीय नहीं होने चाहिए। तीनों सदिश समतलीय नहीं होने चाहिए। अगर समतलीय हो जाते हैं तब क्या हो जाएगा? अगर समतलीय हो जाएंगे तो फिर आयतन आएगा कहाँ से? यही में ए, यही में बी, यही में सी, क्षेत्रफल खाली रहेगा ना, जगह कहाँ? डब्बा नहीं बन पाएगा। तो जगहिया के आयतन कहते हैं, डब्बा है उनमें जो जगह है उसको क्या कहते हैं? तो जगह बन पाएगी। यही में सी भी आ गया था, ऊपर वाला हिस्सा बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब तब वहाँ पे अदिश त्रिगुणन क्या आएगा? 0। अगर एक समतली हो गया तो अदिश त्रिगुणन क्या आएगा? 0। मतलब आयतन भी नहीं है, 0। समझ में आई बात? अगर हम अदिश त्रिगुणन कर रहे हैं, अगर वो तीनों वेक्टर समतलीय नहीं है तो याद रखना कि हम उससे षटफलक का आयतन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? किसी भी षटफलक का आयतन। ये इसका ज्यामितीय अर्थ हो गया। ये तरीका हो गया, ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। 3-4 पॉइंट ये जरूरी, इसको देख लेना। हाँ, कौन cos थीटा? ये कहाँ से आया? तो वो क्वेश्चनवा के ऊपर दे ही खुद है। मतलब अगर तुमको आयतन निकालना है तो a क्रॉस b डॉट c cos थीटा नहीं करना है, जरूरी है। अगर थीटा उठा नहीं दिया तो ये रूल लगाओ। तुमको वो रूल नहीं बताया गया त्रिगुणन करने का? ये त्रिगुणन ही किया गया तो ये चीज आई थी ना। तो चाहे ये चीज लिखो चाहे ये चीज लिखो, बतिया का। तो अगर तुमको थीटा उठा नहीं दे रखा है तो ए बी सी तो देगा, तो वो वाला रूल नहीं लगा लोगे। अगर ए बी सी दिया है तो इसकी सहायता से लगा लेना ना, थीटा नहीं दिया है तो।